चलिए, तो अगला हमारा जो टाइटल है, एट 8.9 डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। सब लोग ध्यान दीजिएगा बेटा इधर, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। डायनेमिक्स क्या होता है, जैसा देखो आपको याद होगा जब हम लोग ने मैकेनिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जब उसकी शुरुआत किए थे, पहले हम लोग काइनेमेटिक्स वाले पार्ट देख रहे थे। काइनेमेटिक्स में हम लोग ने मोशन को स्टडी किया था, मोशन स्ट्रेट, मोशन प्लेन, इसको हम लोग ने काइनेमेटिक्स पार्ट कहा था। और फिर डायनेमिक्स ऑफ मोशन जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें पार्ट आता है आपका बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का, है ना, वो प्रोबेबली वो आता है, लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट आता है। तो डायनेमिक्स ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ द मोशन, कि किस वजह से मोशन हो रहा है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव करने के लिए, है ना, और वो कैसे लगेगा, कितना होगा, क्या डायरेक्शन होगी, यानी पूरा फोर्स के बारे में पढ़े थे आपने लॉज ऑफ मोशन में, है ना। बाद में फिर उसकी आगे जाके वर्क, एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट अलग था। तो खैर अब हम वही चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं आपके रोटेशनल मोशन में, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं रोटेशनल मोशन का सबसे पहला कॉज जो है वो है टॉर्क, है ना। कोई भी चीज़ जो रोटेशनल मोशन में आती है, जैसे कि कोई भी चीज़ लीनियर मोशन में किस वजह से आती है, फोर्स की वजह से। बिना फोर्स के कोई चीज़ ना आगे जा सकती, ना पीछे जा सकती, ना ऊपर ना नीचे, है ना। और आपको किसी चीज़ को रोटेट करना है अगर, तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको टॉर्क लगेगा। आई क्या बात समझ में आपको? ठीक है, चलो भाई, इस बात को हम लोग ने मान लिया। तो अब उसी चीज़ को हम लोग को स्टडी करना है। अब हम लोग को स्पेसिफिकली यहाँ सबसे पहला एक एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी of any shape about a fixed axis, about a fixed axis, about a fixed axis। आया समझ में? अच्छा ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पहले ही हो चुका है, R/F आपने फॉर्मूला देखे थे ना। हाँ बिल्कुल सही, वो भी हो चुका है। मगर ऐसा है कि अगर आपने नोटिस किया होगा वो स्पेसिफिकली एक पार्टिकल के लिए हुआ करता था। हालांकि उससे बॉडी का भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बॉडी का भी टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें एडिशनल एक और फॉर्मूला जनरेट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। बोले कैसे? तो देखो बहुत आसान है। आप सबसे पहले एक रिजिड बॉडी इमेजिन कर लीजिए ऑफ एक रैंडम शेप की, और मैं एक पार्टिकल कंसिडर करता हूं जिसका मास m1 है, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, यानी जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1। अब मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि जब मैं इस मास m1 पे फोर्स F1 लगाऊंगा या इसको F1 फोर्स फील होगा, तो इस फोर्स F1 के वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा। तो मैं कहूंगा τ1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू F1। τ1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू F1। τ इज इक्वल्स टू R इंटू F होता है ना ये। तो ठीक है, तो अब ऐसा है कि देखो भाई, आपने क्या किया कि भाई किसी सिस्टम को ऐसा पकड़ के आपने गोल घुमाया, किसी सिस्टम के एक हिस्से को आपने फोर्स लगाया, और वो फोर्स कितना था, F1, है ना। उसका पोजीशन वेक्टर कितना था, वेक्टर R1। तो आपने कहा कि भैया टॉर्क कितना होगा, R1 F1। अच्छा ठीक है, क्या मैं F1 को m1 इंटू A1 कह सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मगर आप यहां पर यह भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन को फॉर्मूले को क्या लिखा जाता है, R इंटू अल्फा, A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा।
देयरफॉर tau1 इज इक्वल्स टू r1 m1 r1 इंटू अल्फा। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये आपने अल्फा को 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखो बाकी की सारे बातें हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होती है। मैंने अब ये मास m1 लिया था, तो चलो भाई दूसरा पार्टिकल अगर मैं यहां ले लूं, इसका मास m2 होगा, पोजीशन वेक्टर इसका वेक्टर r2 या डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर वेक्टर r2। तीसरा पार्टिकल यहां लिया था, इसका मास m3 होगा, इसका डिस्टेंस वेक्टर इसका r3 वेक्टर नहीं यार, सिर्फ r3 पकड़ो। चलो ठीक है, ये इसी तरह एक और पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, तो इसका मास mn, इसका डिस्टेंस वेक्टर rn, ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये गोल गोल घूम रहा होगा विथ कॉमन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो भैया ऐसा है कि सभी पार्टिकल्स का एक रिजिड बॉडी जो होता है ना, रिजिड बॉडी, तो मैं बोलूंगा देखो फॉर एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि एक सेकेंड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी कितने से बड़ी है, कितने से बड़ी। आप पूरा फील्ड के साथ समझो ना। अरे भाई क्या होता है, देखो एक एक चीज को जाओ पीछे 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 जाओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा है, मान लो कि जैसा कि एक पार्टिकल है, पहले दूसरा पार्टिकल ये है, ये मेरे हाथ जो है उसके पोजीशन वेक्टर्स है ना। अब जैसे मैं मान के चलूंगा कि देखो ये ऐसा घुमा, मैं कितना घुमा, मान लो 90 डिग्री घुमा, तो अगर ये पार्टिकल 90 डिग्री घुमा तो ये पार्टिकल भी कितना घुमा होगा। रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल एक ही एंगल से घूमता है, तो मतलब एक बात समझ में आया, सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सभी पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो ये 90 डिग्री 2 सेकंड में हुआ, 90 डिग्री 2 सेकंड में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, π/2, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी π/2 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा π/4। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा फिर π/4। अच्छा इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा π/4। इसने भी 2 सेकंड के अंदर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या किया, π/4 इंच किया, है ना, π/2 किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में, π/2 एंगुलर वेलोसिटी π/4, है ना। अच्छा देख, मैं बोलूंगा कि इसका जो मोशन था एक्सेलरेटेड था, इसका मोशन क्या था, एक्सेलरेटेड था। शुरुआत में इनका स्पीड क्या था, 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया π/4, है कि नहीं। अच्छा एक बात बता मुझे, देखो नहीं लगता कि ये 0 से π/4 पे जो गया और ये भी 0 से π/4 पर जो गया, उसकी एंगुलर स्पीड सेम टाइम में हुई होंगी, और जब सेम टाइम में हुई तो भाई चेंज इन स्पीड डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी अगर आप करेंगे, इसको आप क्या कहते हैं, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मतलब थैंक यू, तो हम क्या देखते हैं बेटा, हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम हो, रिजिड बॉडी के अंदर। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी तो किसको बोलते हैं अपन, ठोस कड़क, जिसका शेप बरकरार रहता, वैसी बॉडी। तो हम कहेंगे अच्छा ये ऐसा रहता खेल, तो ये फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, है ना। अच्छा ठीक है, तो दूसरे पार्टिकल का क्या होगा फिर, m2 r2 स्क्वायर अल्फा। अच्छा ठीक है, तीसरे पार्टिकल का क्या होगा फिर, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। ऐसी करते करते आखिरी के nth पार्टिकल का क्या होगा फिर, mn rn स्क्वायर अल्फा। तो हमने भैया ये पता लगाया कि हर एक पार्टिकल को, बॉडी के हर एक पार्टिकल को गोल घूमने की वजह से जो टॉर्क फील हो रहा है वो कितना फील हो रहा है ना। अच्छा ये अगर टॉर्क हर एक पार्टिकल का था तो पूरी बॉडी का क्या होगा, तो एंटायर बॉडी का अगर आपको पूरा टॉर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल के टॉर्क को क्या करेंगे आप, ऐड कर डालेंगे। तो भाई ठीक है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा बेटा, इसमें से अल्फा को क्या करो, कॉमन निकालो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और अल्फा को मैंने कॉमन निकाला। अब अगर तुमने नोटिस किया होगा ब्रैकेट में जो चीज़ है, जिसको शॉर्ट में मैं ऐसा लिख सकता, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये क्या चीज़ होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इंटू अल्फा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंप्लीट बॉडी इज हाउ मच, i इंटू अल्फा। आई बात समझ में आपको। सो दिस इज इट, ये है हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और है r इंटू एफ, बट इट इज इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, ठीक है। आप ये पहले लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे सम एनालॉगी ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में कुछ एनालॉगी मतलब समानता हम देखेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले मैं सारे फॉर्मूले लिखूंगा लीनियर मोशन के, और बिल्कुल उसके जैसे ही फॉर्मूले मैं यहाँ लिखूंगा रोटेशनल मोशन के। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं यही फॉर्मूले लिखूं जो डायनेमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड फॉर्मूले तो पिछले लेक्चर में हम लोग यानी कल ही हम लोग ने देख चुके थे। तो आज जो आएंगे वो डायनेमिक्स से रिलेटेड आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे पहले ही अगर आप देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। तो जो काम आपका फोर्स करता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है, टॉर्क। तो मैं बोलूंगा भैया ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो टॉर्क आएगा, है ना। और अगर आपने देखा होगा टॉर्क का फॉर्मूला इसके जैसा, मतलब टॉर्क का तो R इंटू एफ भी है हमारे पास, मगर मैं एनालॉगी मतलब इसके जैसा फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो मास के जगह इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भैया देखो यहां हो गया टॉर्क का I इंटू अल्फा, है ना। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्पल्स, ये जिसको लीनियर इम्पल्स भी कह सकते हैं, J, है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1 होता है, आपको याद होगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है इम्पल्स। तो इसी तरह से यहां पर एंगुलर इम्पल्स होता है, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अगर आप एंगुलर इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला है यहां पर, इसको भी J से ही बोलेंगे अगर अपन वेक्टर J, तो वो रहेगा वेक्टर L2 माइनस वेक्टर L1, वेक्टर L2 माइनस वेक्टर 1। T1 टू T2। तो देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ कुछ हम लोग ने फॉर्मूले लिखे हैं, एनालॉगस फॉर्मूले। जैसा कि आपका फोर्स होता है लीनियर मोशन में, वैसा ही इफेक्ट आपका टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में, और उसका फॉर्मूला होता है I इंटू, इधर से उसको इधर से बुला, इधर से आओ घूम के। वैसे ही टॉर्क करता है इफेक्ट आपका रोटेशनल मोशन में। जैसे कि अपन ने इम्पल्स करके देखे थे कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर किसी बॉडी पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है फिर कम होता है, जैसे किकिंग ऑफ अ फुटबॉल या हिटिंग ऑफ अ बैट हिटिंग अ बॉल, तो उसको हम लोग ने इम्पल्स कहा था। उसका फॉर्मूला था एक चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था, और एक और फॉर्मूला था इंटीग्रेशन आप करते हैं F इंटू डी टी। और वैसा ही एंगुलर इम्पल्स के लिए जो फॉर्मूला रहेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इंटू डी टी विद इन द टाइम इंटरवल्स ऑफ T1 टू T2। अब ऐसा है कि वर्क, लीनियर मोशन में वर्क को आप वेक्टर F डॉट वेक्टर S करके देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं रोटेशनल मोशन में वर्क को वेक्टर टॉ डॉट वेक्टर थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर बारी आई आपके काइनेटिक एनर्जी की, ये तो हम लोग ने डिराइव भी किया है, हाफ ऑफ mv² लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में, और रोटेशनल मोशन या रोटेशनल काइनेटिक जिस एनर्जी से कहा जाता है हाफ ऑफ I ω²। फिर हम लोग गए वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम याद होगा, जब आपकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ ऑफ mv² माइनस v1² यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करें। वंस अगेन सेम फॉर्मेट, हाफ ऑफ I ω² माइनस ω1²।
लीनियर मोमेंटम वेक्टर m वेक्टर p, स्मॉल वेक्टर p इज इक्वल्स टू m वेक्टर v, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l इक्वल्स टू i वेक्टर ओमेगा। और हम लोग ने बाकायदा इसका भी प्रूफ किए थे। और फिर उसके बाद पावर है ना, पावर में हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे कि भाई हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर को आप वेक्टर f डॉट वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर को वेक्टर टॉट डॉट वेक्टर ओमेगा से लिख सकते हैं। आई क्या बात समझ में आपको? ठीक है ना। तो ये हम जो अभी जो फिलहाल देखने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ आपके काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होंगे ही होंगे, मगर ये भी मेन प्राइमरीली हमारा फोकस रहेगा। ये फॉर्मूला डायनामिक्स बोलते से ही समझ जाना कि ये पार्ट के फॉर्मूले आते हैं, है ना, इवन लीनियर मोशन में भी और आपके रोटेशनल मोशन में भी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए पूरा का पूरा सेट। कंप्लीट हो गया लिखना सभी का? तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक कॉर्ड है जिसका नेग्लिजिबल मास है, उसे लपेटा गया है एक रिम पर, रिम मतलब किनारे पे, ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह का फ्लाई व्हील दिया हुआ है जो डिस्क के शेप में नजर आ रहा है, उस पर एक रस्सी को लपेटा गया है और फ्लाई व्हील का मास है 20 किलोग्राम और फ्लाई व्हील का जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, उससे आगे क्या हुआ? फिर आपने इस रस्सी को 25 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींचा एज शोन इन फिगर। उसकी वजह से क्या होगा कि भैया फ्लाई व्हील आपको रोटेट होने लगेगा। अब ऐसा है कि इमेजिन ये करो कि यहाँ कोई भी किस्म का फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई भी किस्म का फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लागू नहीं है, किसी भी किस्म की एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि भाई पहले तो आप कैलकुलेट करके बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, फिर बाद में कह रहा है कि पता लगाओ कि 2 मीटर डिस्टेंस खींचने में, मतलब नीचे रस्सी कहाँ तक गई हो? 2 मीटर। तो रस्सी गई 2 मीटर डिस्टेंस नीचे, तो भैया इतने रस्सी खींचने में कितना वर्क करना पड़ा। या और आगे की तीसरी चीज़ एक और कहता है वो कि साथ साथ ये भी पता लगाओ कि फ्लाई व्हील कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, है ना, इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? जब 2 मीटर रस्सी खुल चुकी है उस वक्त कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। अज्यूम करके लिए चलिए कि वो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया था। अज्यूम क्या करके चलिए, उसने जब मोशन स्टार्ट किया था तो रेस्ट से स्टार्ट किया था। तो भैया अब ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारे को? चलो वन बाय वन एक एक चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहला एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर अल्फा कहाँ से आएगा? अब अल्फा कौन कौन से फॉर्मूले में आया था अब तक याद करो। एक टॉर्क के फॉर्मूले में आया था I इंटू अल्फा। आप बोलेंगे सर टॉर्क अगर मिल जाए ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2 से आ जाएगा, क्योंकि जब आपने ये रस्सी खींचे थे तो ये व्हील रोटेट हुआ था उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर, इस पर ही रोटेट हुआ होगा ना, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही गया होगा ना। इमेजिन करो गोल गोल घूम रहा है ऐसा हो, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जा रहा। तो बोले सर ये फ्री जो व्हील है डिस्क के शेप का है, तो डिस्क के शेप का है तो इसमें mr²/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ जाएगा। फिर बोलो टॉर्क का क्या करेंगे? टॉर्क दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। अरे तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, बना सकते हैं पर निकाल सकते हैं। बोले कैसे? टॉर्क का एक और फॉर्मूला आता क्या? R इंटू एफ। तुम्हारे पास एफ है क्या? कितना फोर्स लगाया गया? एफ बोले तो कौन सा फोर्स होता है? टेंजेंशियल फोर्स। हाँ है, वो भी है। अच्छा आर बोले तो क्या होता है? रेडियस। अरे वो भी है अपने पास, मतलब आप वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, अरे मैं ऐसा कर सकता हूं कि देखो भाई टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो एक आता है R इंटू एफ और साथ ही साथ I इंटू अल्फा भी आता है। तो क्यों ना मैं यही वैल्यूज को लिख के रखूं? तो भैया ठीक है लिख के रखूंगा, मगर पहले उससे मैंने I की वैल्यू डाल दूं मैं। तो बोले वो कितना आएगा? तो बोले mr²/2 इंटू अल्फा, है ना। तो वो ठीक है, ये रेडियस कटा, ये रेडियस कट गया। अब वैल्यूज डालो। फोर्स की वैल्यू आएगी 25 न्यूटन, मास कितना है बेटा? 20 किलोग्राम, रेडियस कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर, यानी 20 × 10⁻⁻2 और अपॉन 2, तो 2 1 2 10 ओके। और ये देखो भैया ये 100 और ये हो जाएगा, हाँ अरे एक चीज़ गायब है उसमें, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास पहला जवाब आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में?
अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। अब ऐसा है, उसने कहा है कि रस्सी को 2 मीटर नीचे खोलने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा। बोले सर ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं बोलूँगा यहाँ क्या कौन कौन से मोशंस इन्वॉल्व है। अगर कोई लीनियर मोशन हुआ है, अगर किसी चीज़ का लीनियर मोशन हुआ है तो आप फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं, है ना। अरे भाई किसी चीज़ का अगर सीधा सीधा मूव हुआ है तो भाई उस चीज़ को आपने कितना फोर्स लगाया और वो चीज़ कितना सर की आगे, तो उससे आप निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या करो कि भैया इससे टॉ इंटू थीटा का फॉर्मूला लगा दो। टॉ इंटू थीटा कि जो बॉडी गोल घूम रही है उस पर कितना टॉर्क लगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पता लगा दो। तुम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तुम जो पहला वाला केस तुमको आसान लगेगा। तुमको मालूम है इस पर लीनियर फोर्स कितना लगाया गया 25 न्यूटन। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ लीनियर 2 मीटर। रस्सी कितना खुली भैया 2 मीटर खुली ना। तो भैया मैं बोले भैया ये मैं तो इजीली कर सकता हूँ, 25 को अगर मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वहाँ तो निकल जाएगा वर्क डन। बिल्कुल वही करना है आपको बेटा। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए आप सिंपली एफ कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा तो तुमको मालूम है 0 डिग्री है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तुमने फोर्स इधर लगाया, रस्सी भी इधर ही मूव हुई। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 50 जूल्स। ये आ गया वर्क डन। अच्छा ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट मैं वो कहाँ से निकाल सकता हूँ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर से, या फिर ओमेगा कहाँ से आएगा, तो ओमेगा भी निकालना पड़ेगा आपको। ओमेगा ओके, फिर आप क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1/2 I ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 तो 0 रहेगा, ओमेगा 2 का मसला रहेगा, ओमेगा इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, है ना। ओमेगा इज इक्वल, बोले ये कहाँ से टपका, हाँ ये मुझे बता देना चाहिए था आपको, ये मुझे पढ़ाना चाहिए था, असल में काइनेमेटिक्स में बताना चाहिए था। बोले कैसे बताते हैं आपको, चलो नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, ओमेगा इज इक्वल टू B इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा इतने वो नहीं चलेगा। देखते हैं, चलो देखते हैं, लिख तो लूँ पहले पेपर में लिख लेना, फिर बाद में देखेंगे। तो हम बोलेंगे देखो भाई हमको वर्क मालूम है, अगर वर्क मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वर्क मालूम है तो वर्क का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या था, 0 था, तो वो तो नहीं आएगा। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर 50 जूल, वही तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी 0 है, तो भैया फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर। और वर्क कितना है बेटा आपका 50 जूल्स, तो भैया मेरे पास तो डायरेक्टली वर्क आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, है ना। अगर इन केस शुरू में कुछ और इनिशियल वेलोसिटी होती तो फिर भाई आपको क्या करना पड़ता था, है ना, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ता था। तो खैर ये हमारे पास आ गई। और मैं चाहूँगा कि इसको और कोई तरीके से देखो मैं कि क्या कर सकता हूँ। मैं देखते हैं अपन, देखो आइदर और में जाएंगे अपन। अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा आ गया, वो ये ना वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उसका अपन ऐसे लिखते, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ओके, और ठीक है, तो ओमेगा 1 तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। यार थीटा का मसला आ गया, थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, थीटा तो नहीं है अपने पास, टाइम भी नहीं है अपने पास। अगर मैं ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, तो ओमेगा 2 होना है, ओमेगा 2 तो मेरा टारगेट ही है। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, थीटा 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 कैसा आएगा, थीटा कैसे आएगा, थीटा कैसे आएगा, कुछ दिया है क्या इसने, अपने पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, एक फॉर्मूला है।
अपन ने सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन पढ़े थे अपन ने। अगर आपको याद होगा सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़े थे अपन ने। सर्कुलर मोशन चैप्टर में जब अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन अपन ने पढ़े थे। बोले सर याद तो नहीं आ रहा, तो देखो आपको याद दिलाता मैं। वेक्टर एस इज इक्वल टू कुछ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर थीटा या एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ऐसा कुछ था वो, है ना। ऐसा थीटा इज इक्वल टू एस कुछ था क्या, एंगल सबटेंड बाय, हाँ बराबर, ये ऐसा कुछ था, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब मुझे मालूम है यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो कितना 2 मीटर्स, और रेडियस कितना है बेटा अपना 20 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 0.2 यानी कि क्या 10। तो मेरे पास थीटा आ गया भैया 2 अल्फा अल्फा कितना है 12.5 इंटू 10, ये हो जाएगा कितना बेटा 25 और ये 250 250, है ना। और अब अगर मैं कहूंगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा फिर मेरे पास एट दिस पॉइंट, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाफ ऑफ आई कितना है बेटा, अपन निकाले ना, अपन mr²/2 से निकालना पड़ेगा। अरे यार ये भी सेपरेट नहीं निकालना पड़ेगा मुझको फिर। I इक्वल्स टू mr²/2, मास कितना है 20, r² यानी 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर यानी 400 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2। तो ये 1 जा 10 जा 3 0 खा जाएगा ये, तो 0.4 बचेगा बस ये। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है रे 250, है ना। तो देखो भैया फिर ये देखो हो जाएगा 1 जा 0.2 जा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो ये एक पॉसिबिलिटी है आपको वर्क फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की। देखो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ये तरीके से, या वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब अपने दिमाग पे क्या सूझता है एट द मोमेंट, है ना, वो उस पर डिपेंड करता, क्योंकि ये है भैया मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही है। तो भैया यहाँ तो पहुँचने के कई तरीके होते हैं, अपने को कौन से तरीके मालूम है और कौन उस वक्त कौन सा सूझेगा वो बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लो पूरा ये क्वेश्चन, लिखना सभी का हो गया। तो बेटा देखो जैसे कि आपके सामने एक नया प्रॉब्लम है, अ रोप ऑफ निग्लिजिबल मास इज वुंड ऑन अ राउंड हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर पे लपेटा गया है, ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, मुझे क्या निकालना है पहले, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इन द रोप इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। साथ ही साथ मुझे पूछा गया है व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लिपिंग। तो मुझे क्या क्या दिया गया है, अगर मैं उस बात पे फोकस करूं कि मुझे क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले तो मुझे दिया गया है मास, दैट इज 3 किलोग्राम्स। व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज रेडियस 40 सेंटीमीटर और यू कैन राइट एज 0.4 मीटर। फिर उसके बाद अ लीनियर फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है अल्फा और साथ ही साथ आपसे लीनियर एक्सेलरेशन भी पूछा गया है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई एफ आर है, एम है, और ये देखो सिलेंडर इमेजिन करो, एक सॉलिड सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो सिलेंडर mr²। अगर हॉलो सिलेंडर के ऊपर रस्सी लपेटे आपने ऐसा और उसको आपने ऐसा खींचे, तो हॉलो सिलेंडर कैसा रोटेट होगा, घर घर ऐसा 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 करके रोटेट होगा। तो ये जो रोटेट होगा कहाँ रोटेट होगा, अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस एक्सिस, है ना। देखो खींचा तो ये रोटेट ऐसा ऐसा होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर के एक्सिस से जाएगा, और जब ऐसा ऐसा रोटेट होता है तो रिंग का फॉर्मूला लगता है mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, mr²। तो भैया यहाँ से तो क्लियर कट हमको समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए mr² का इस्तेमाल होगा। ठीक है चलो ओके, मगर हमारा तो मेन टारगेट अल्फा है ना। तो मैं बोलूँगा यार देखना वही वाला गेम जो पिछले इसमें खेले थे अपन ने, टॉर्क का फॉर्मूला R इंटू एफ, टॉर्क का फॉर्मूला I इंटू अल्फा, दोनों को इक्वेट कर डालो। तो I इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू R इंटू एफ। तो ठीक है भाई,
आई का फॉर्मूला क्या आएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आर इंटू एफ, ये आर और ये आर कट जाएगा, एम कितना है बेटा 3 किलो का, आर कितने का है 0.4 का, अल्फा और एफ कितने का है 30। अब कोई बोलेगा सर पिछली बार तो आई के जगह आपने एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखे थे, अब ऐसा क्यों बेटा, वो पिछली बार डिस्क था। डिस्क जब सेंटर ऑफ मास पे रोटेट होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इस बार हॉलो सिलेंडर है, जब वो उसके एक्सिस के अतराफ रोटेट होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपका काम है ना ये सारे फॉर्मूले को दिमाग में स्टोर करने का, तो खेल जमेगा। कई लोग जो बोल रहे हैं कि सर हम घर पे बहुत ट्राई करके देख रहे हैं न्यूमेरिकल आ नहीं रहे, तो बेटा मेरा उससे सबसे पहला सवाल रहेगा, देखो फॉर्मूले याद है ना, पहला सवाल ये। और अगर नहीं है तो तुम क्यों दीवार से अपना सर फोड़ रहे, है ना, तुमको नहीं आना है वैसे भी, तुम कयामत तक के तो कोशिश करो नहीं आएगा, और तुम सोचो हाँ सर ठीक है बाद में कर लेंगे। ये बाद है ना, ये बाद के चक्कर में ना पूरा सिलेबस आंख पे आ जाता, पूरा सिलेबस। तुम अभी खुद तुम सोचो, अभी ज़रा पीछे एक बार सोच के देखो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट 1D 2D लॉस ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, अभी तो इतना ही है। फिर आगे क्या होगा, जब तुम मान लो तुम मई तक सोचो, है ना, तुम बाद में करते करते के अप्रैल तक क्या आ जाएगा, फिर तो पूरा NCERT 11th यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वेक्टर्स के रूल 1D 2D लॉस ऑफ मोशन, कोलिजन, है ना, फिर फ्रिक्शन, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर कोलिजन, फिर सेंटर ऑफ मास का, फिर रोटेशनल मोशन, फिर मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो तो 3 सेक्शन में बटा हुआ इतना सारा है, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर अरे बाप रे बाप वहाँ पर तो रेडिएशन के इतने सारे फॉर्मूले, वो फिर क्या थर्मोडायनेमिक्स, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अरे बाप रे बाप उसमें ऑसिलेशन, फिर वेव्स। अभी एक सुन, ये कब का है खेल, अभी अप्रैल तक का, फिर उसके बाद भाई कोई महारथी और बाद में, है ना, करते करते वो मान लो दिसंबर तक क्या है, फिर उसमें क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर जो 1.5 महीने के बराबर के, 1.5 से 2 महीने, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर उसके बाद EMI, फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स, फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर उसके बाद एटम्स, फिर उसके बाद न्यूक्लियर, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। अब क्या करेगा तू, है ना, अब करेगा झामल झामल। अब बोलते ना कि क्या झामल झामल कर रहा, अब वो सिचुएशन आ जाएगी। तो भैया ड्रॉप बाय ड्रॉप जो तुम अभी कर सकते ना, तुम बाद में कितना भी कोशिश कर लो, भले तुमने मूवी देख लिया या कोई तुम्हारे घर से तुमको डांट पड़ गई या कुछ एहसास हो गया और तुम नवंबर में जाग रहे हैं या अक्टूबर में जाग रहे हैं कि भाई अब तो मैं पूरा फोड़ के रख दूंगा, अरे भैया नहीं हो सकता। तुम कितना भी जाग जाओ, अब तुम फिर रिपीट भी कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा कोई फायदे करे ऐसे सिचुएशन। हाँ तब फायदे में क्या होगा, हाँ कब हो सकता है भाई, वो बंदा बहुत अल्ट्रा लेवल का मेहनती है, बहुत अल्ट्रा लेवल का फोकस है, टैलेंटेड है, अल्ट्रा फोकस अच्छा है उसका, डेडिकेशन अच्छा है ना, वो अल्ट्रा लेवल है उसके पास, तो काम की बात। क्योंकि जो काम 2 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में कैसे होगा, जो काम 2 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में कैसे हो गया। तो ये बहुत भाई अभी जो टाइम है ना, यूटिलाइज करो, ये सही वक्त है। तुम साइमल्टेनियसली करते जाओगे ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने इतना ज़ख़ीरा अपने दिमाग में जमा कर लिया है, इतना सारा डेटा तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो चुका है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। एक एक दिन तुमको ऐड करते जाओगे तुमको, है ना। अभी तुम आगे जाके अगर मान लो जिस वक्त मैंने तुमको फॉर्मूले याद कराया था, बोला था कि लर्न करो, तुमने अगर अभी तक स्टोर कर लिया होंगे ना, उसके दिमाग फट से आ रहा होगा, अच्छा सिलेंडर एक्सिस पे रोटेट हो रहा, एमआर स्क्वायर, वो अब भी बोला होगा एमआर से, उसे खुद कर बोले होंगे, है ना, जिसने फॉर्मूले याद किया। इवन जिसको ये सारे फॉर्मूले याद है ना, जो भी आज मैं एनालॉजी के फॉर्मूले दिया लिख कर, तो उसके दिमाग को लिंक हो पाएगा कि अरे हाँ ये ऐसा, वो तुम्हारा दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ है ना। वो क्या करता, वो कनेक्शन जोड़ देता, अरे ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट देख इधर से ऐसा होगा करके। जब तुम्हारे दिमाग में डेटा स्टोर्ड ही नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे, तुम उसमें सर्च मार रहे कि भैया मैंने वो फोटो खींचा था, वो यार दिख ही नहीं रही, कहाँ है तुम, या चलो कोई एक फाइल है तुमने सेव करके रखे, मान लो रोटेशनल मोशन नाम की तुमने नोट्स, है ना, तुमको ऐसा लगा कि तुमने उसमें सेव करके तुम कितना भी सर्च करो रोटेशनल मोशन, तुमको नोट्स ही नहीं मिल रही यार, क्यों नहीं। जैसा मैं बीच में थर्मल प्रॉपर्टीज और मैटर की नोट्स ढूंढ के परेशान, फिर बाद में याद आया मैंने उसकी प्रिंटेड नोट्स तो बनाए ही नहीं, है ना।
वो तो हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास। तो भैया अब जो चीज़ है ही नहीं डेटा में, तुम कितना भी सर्च करो वो फ़ायदा है क्या? नहीं। अब जो तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला स्टोर्ड है ही नहीं, तुम एग्जाम के टाइम उसको कितना भी रिकॉल करो, टेस्ट के टाइम तुम कितना भी रिकॉल करो, फिर तुम आके बोलते सर हो नहीं रहा, मेरे से बन नहीं रहे, तो तुम बेटा वही है, तुम सोच रहे होंगे फॉर्मूले की शीट सामने रख के 2 से 3 फॉर्मूले लग रहे, तुम ये फॉर्मूले पे फोकस करते, तब तक तुम्हारे दिमाग से ना वो वैनिश हो जाता, दूसरा फॉर्मूला वैनिश हो जाता। तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ जैसे मान लो टॉर्क का मैं R इंटू एफ के बारे में बोल रहा तुमको मालूम ही नहीं I इंटू अल्फा के बारे में, या याद नहीं करे। तुम जब तक सोचेंगे यार हाँ ये टॉर्क का एक और फॉर्मूला I इंटू अल्फा, तुम जब I इंटू अल्फा के बारे में पढ़ेंगे तुम्हारा पूरा फोकस I इंटू अल्फा, तुम क्या सोचेंगे मालूम क्या? I कैसे निकालूँ, अल्फा कैसे निकालूँ, है ना। तुम भूल जाएंगे कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला था R इंटू एफ, ऐसा चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो वो छोड़ो, अभी जैसा मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहीं पर देखो, अब जैसे हमने ये कैलकुलेशन करना है तो 3 1 3 10 चलो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.4 100 अपॉन 4, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 25 रेडियन पर सेकेंड। ये चलो ये तो आ गया, चलो अभी सर अपने ताज़ा पढ़ाए थे, हमको आ गया। अब मामला है, अब देखो तुम कैसा अटकते। अब अगर मैं पूछूं लीनियर एक्सेलरेशन क्या और तुम्हारे दिमाग में नहीं है, रुको अभी खामोश बैठो, सिर्फ अपने मन में करना है अपने आप को सभी को। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अब देखो सर्कुलर मोशन चैप्टर का एक फॉर्मूला लगने वाला है। मैं 10 देखो भाई, एक मिनट, पहली बात तो सब लोग खामोश बैठो क्योंकि तुमको जवाब खुद को देना है। अब रिकॉल करने की कोशिश करो कि लीनियर एक्सेलरेशन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें अल्फा आता हो, क्योंकि अल्फा की वैल्यूज में अभी सिर्फ खुद को जवाब देना है, मेरे को नहीं, है ना। तुम रिकॉल करने की कोशिश करो, जिन लोगों ने पढ़े, सब ने, न्यू स्टूडेंट्स को तो मैं इतना नहीं बोल सकता, मगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ये चैप्टर में थे, सर्कुलर मोशन चैप्टर में बैठे हुए थे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का कोई रिलेशन निकाला गया था। अब अपने आप को ना वो रिकॉल करते ना, थोड़ा नसों पे यहाँ के दौड़ डालो और देखो भाई, कुछ लोगों को याद आ रहा होगा जिन्होंने घस के प्रॉब्लम याद किए होंगे, फॉर्मूले याद किए होंगे और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी किए होंगे, उनको झट से वो फॉर्मूला याद आ गया होगा, हाँ सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अब बाकी लोग जोर दे रहे होंगे दिमाग पे, क्या होगा, कौन सा है, कहाँ भी है, कुछ तो भी देखे जैसा लग रहा, कहीं तो भाई सुने जैसा लग रहा, ए और अल्फा के बीच का रिलेशन, है ना। चलो अब मैं पूछता हूँ आप सभी से, बताइए कौन बता सकता है, देखते हैं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का? R इंटू अल्फा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिन लोग लगातार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जो लोग रीड कर रहे हैं, उनको याद है A इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था भैया, हाँ या ना। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन में है कि नहीं। अब देखो तुम्हारे डेटा था, तुम्हारे आंखों के सामने से गुजरा वो, है ना, तो अब तुमको याद नहीं आ रहा वो चीज़ को लेकर, तो सामने नोट्स रख के, सामने फॉर्मूला शीट रख के सॉल्व नहीं होता, ये दिमाग में स्टोर होना है सारी चीज़ें। खैर A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, R कितना है 0.4 है ना, मल्टीप्लाई बाय अल्फा कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? बोल। मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल कर सकते, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, हाँ वही जाएगा। तो मैं तो बोल रहा ना तरीके बहुत है जाने के, आ सकता वो भी कर सकते आप अप्लाई, है ना। मेरे को दिमाग में ये आया, अल्फा देख के मुझे वो याद आ गया, A इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। तुम्हारे को फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन F/m करके आ रहे, तो वो निकाल सकते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलो बाकी कर लेता अगले लेक्चर में, क्योंकि मुझे और ऐड करना है इसमें न्यूमेरिकल्स।